नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम उससे भी जबरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बदलाव बहुत ज्यादा संभव है। आज की क्लास में भी आपको कई सारे क्वेश्चन नए मिल सकते हैं, मेंस लेवल के मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था, जितना मैं क्लास में करा दूंगा उससे बाहर आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो क्लास में उस लेवल का होना चाहिए जो बाहर जरूरत ना पड़े, तो वो जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं प्रॉपर कराऊंगा आपको। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे यही कहूंगा कि पुरानी क्लासेस भी लगातार देखिए, नई क्लासेस भी साथ साथ देखते रहिए, कवर करिए सिलेबस को जितना जल्दी हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लव यू भाई। पहला क्वेश्चन है ये, 4 किताब और 3 पेंसिल की कीमत 8 किताब और 1 पेंसिल की कीमत के बराबर है। ये कीमत इनमें से किसके बराबर है? ध्यान से देखिएगा, ये कीमत इनमें से किसके बराबर है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बच्चों ने पहले नहीं देखा होगा, कई बच्चे देख चुके होंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहली चीज, पहला सॉल्यूशन, 4 किताब और 8 किताब, 3 पेंसिल 1 पेंसिल। 4 किताब बढ़ने पर 2 पेंसिल कम हो रही है। 4 किताब बढ़ने पर 2 पेंसिल कम हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है। ठीक है, 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर आ गई। ये शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको इसका। केवल देखना है, लिखना नहीं है, केवल देखना है। 4 किताब बढ़ने पर 2 पेंसिल कम हो रही है, 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर हो गई। अब देखिए मैं कहां आता हूं। 4 किताब अगर 2 पेंसिल के बराबर है, 2 पेंसिल और 3 पेंसिल 5 पेंसिल हो गई। अब मैं देखूंगा इनमें से कौन सा ऑप्शन 5 पेंसिल के बराबर है। 5 पेंसिल के बराबर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, बचा ये वाला ऑप्शन। ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन कैसे हुआ? मैं कहूंगा देखिए, 6 पेंसिल यहां नजर आ रही थी, ये 5 पेंसिल से ज्यादा है, और ये 12 किताब, 12 किताब का मतलब हो गया 6 पेंसिल। 6 पेंसिल और 4 पेंसिल 10 पेंसिल हो जाती। तो मेरे को तो 5 पेंसिल चाहिए, क्योंकि 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है। तो 2 पेंसिल और 3 पेंसिल 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कीमत कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। चलिए भाई, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 4 किताब और 3 पेंसिल की कीमत किसके बराबर है? 8 किताब और 1 पेंसिल के। ठीक है, एक बच्चा है जो ये लिख रहा है, ठीक है, एक बच्चा है जो ये लिख रहा है, फिर उसके बाद इसे यहां ले जा रहा है और यहां पर ये लिख रहा है। क्योंकि उसने लगातार लिखने की आदत डाली, उसने ऑब्जर्व करने की आदत नहीं डाली। मैंने आपको बोला कि आप ये मत देखिए, आप केवल ये देखिए, किताब अगर 4 से 8 हो रही है, पेंसिल को 2 कम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है जो कीमत 4 किताबों की होगी वो 2 पेंसिल की होगी। मेरे दिमाग में आ गया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। देखिए इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, B/P निकालते हैं 1:2, और फिर ये वैल्यू डालते हैं कि इसकी जगह 1 डाला, इसकी जगह 2 डाला, और कीमत निकाल ली,
और फिर ऑप्शन में भी डाला, फिर आंसर निकाला। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बोला कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है। कोई भी एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, पहले वाली ले ली। यहां कुल कितनी पेंसिल आएंगी? 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर, 2 और 3 5, 5 पेंसिल। कौन सी ऑप्शन ऐसा है जो 5 पेंसिल के बराबर? यहाँ तो 6 नजर आ रही है, यहाँ 5 प्लस नजर आ रहा है। क्या ये 5 पेंसिल हो सकता है? जी नहीं। 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है, 12 किताब 6 पेंसिल के बराबर, ये 10 पेंसिल हो गई। एक ही ऑप्शन बचा ये। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है यानी आधी। 6 किताब 3 पेंसिल के बराबर होगी। 3 पेंसिल और 2 पेंसिल यानी 5 पेंसिल। 5 पेंसिल का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को आंसर समझ आ गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 50% ऊपर है। यदि एमपी दे रखा है 300, ये क्या है? 150% है क्योंकि 50% ऊपर है, तो सीपी आ गया 200। ठीक है, सीपी लिख दिया मैंने। एमपी को जब 20% बढ़ाया गया, एसपी को 20% बढ़ाया गया, तो प्रॉफिट डबल हो गया। ओरिजिनल एसपी बताना है कितना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये सीपी है 200, ओरिजिनल एसपी कितना हो गया? 5x। अब वाला कितना हो गया? 6x। ठीक है, प्रॉफिट डबल हो रहा है, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट डबल हो रहा है किस केस में? दूसरे केस में। तो ये आ गया। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो 10 में से 6 गया, 4x आ गया, और ये हो गया 400। 400 में से 200 गया तो 200 आ गया। x की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, मेरे को निकालना है 5x। 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 250 आ गई। 250 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6x 5x कैसे? देखिए यहां पर इस लाइन का कोई रोल नहीं है। एसपी इंक्रीज हो गया 20%। 20% इंक्रीज होने का मतलब है 5x से 6x हो गया। ठीक है, सीपी जो 200 रुपए था, तो आपने प्रॉफिट निकाला, दूसरे केस में प्रॉफिट निकाला, पहले केस में प्रॉफिट डबल हो गया, तो 2:1 आ गया। ठीक है, आपको ओरिजिनल एसपी निकालना था जो कि आपका 5x था, आंसर हो गया। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी। ये क्वेश्चन जब हमने पिछली बार किया था ना, एक बार पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन, और परसेंटेज में भी कर चुके हैं, जहां हमने कांग्रेस और बीजेपी वाला क्वेश्चन किया था। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीपी है 200 रुपए। हमने ये बोला था कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पिछली बार जब हमने किया था तो 7 का मल्टीपल आंसर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही था। मैंने बोला था अगर 2 भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां पर मैं ऑप्शन से कर सकता हूं? देखिए, सीपी है 200 रुपए, सेलिंग प्राइस 5x से 6x हो गया। ठीक है, 5 से 6, 5 से भाग होने वाले सभी ऑप्शन है। अब मैं अगर वेरीफाई करता हूं तो मैं 200 तो नहीं लूंगा, क्योंकि 200 तो सीपी है। अगला ऑप्शन अगर मैं 250 ले लेता हूं, अगर सेलिंग प्राइस में 250 लेता हूं 5 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। इस केस में प्रॉफिट कितना है? 50 रुपए का। इस केस में प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। और इसे करने के लिए मुझे पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है? ये क्वेश्चन पहले से किया होगा भाई, तभी बात बनेगी। ठीक है, तभी मैं पहले से ही करा के भेज रहा हूं आपको ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। सीपी 200 कैसे? सीपी 200 ऐसे आया भाई, सीपी से 50% ऊपर एमपी है। एमपी सीपी का रेशियो कितना है? 2-3, 3 की 300, 2 की 200। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक व्यक्ति 3 आर्टिकल बेचता है समान कीमत पर। पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, तीसरे को 25% हानि पर, और कुल मिला के 120 रुपए की हानि होती है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूं। देखिए ध्यान से, 3 वस्तु है, पहली, दूसरी और तीसरी। सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, पहली को 20% प्रॉफिट पर, 5, 1, 6। दूसरे को 10% लॉस पर, 10, 9, 1। ठीक है, 25% लॉस पर, अगर ये 4 है तो 3 पर, 1 रुपए हानि पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 3 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, जो पहली लाइन है, समान विक्रय मूल्य पर, सेम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या नजर आ रहा है? 693। 693 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 18 आ जाएगा। यानी सबको 18 बनाना पड़ेगा, इंटू 6, इंटू 2, इंटू 3। समान सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, सेम सेलिंग प्राइस, इसलिए मैंने इसे सेम बनाया 3, 6, 9 का एलसीएम लेके। पर जब मैं इसे 6 से गुणा करूंगा तो ये भी 6 से गुणा होगा, ये भी 6 से गुणा होगा। अब देखिए ध्यान से, ये भी 6 से गुणा हुआ, ये 2 से, ये 3 से। -6, -2, -8 प्लस 3, -5। -5 की वैल्यू दे रखी है 120 रुपए। ठीक है, -5 की वैल्यू दे रखी है 120 रुपए। क्योंकि ये भी लॉस है तो माइनस में हटा देता हूं। मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी? 18 की। 24 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। -5 कैसे? एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं 3 वस्तुओं को बेचता हूं समान कीमत पर, सेलिंग प्राइस सेम है। पहले को 20% फायदे पर, दूसरे को 10% हानि पर, तीसरे को 25% हानि पर। ठीक है, 20% फायदे का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज पे 1 का फायदा 6 में बेचना। 5 की चीज पे 1 का फायदा 6 में बेचना। दूसरी चीज को 10% हानि पर, 10 की चीज को 1 के नुकसान पे बेचना, 9 रुपए में बेचना। तीसरी चीज को 25% नुकसान पर बेचना। 4 की चीज को 1 रुपए नुकसान पे बेचना, 3 में बेचना। ठीक है, अब कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसने बोला कि सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैंने सेलिंग प्राइस सेम किया, 18 बनाया सभी को, एलसीएम जो आया इनका। अब इसको 6 से गुणा करूंगा, ये भी होगा, इसको 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, इसे 3 से, इसे 3 से, ये भी 3 से। अगर नेट कैलकुलेट करूं तो -6, -2 प्लस 3,
नेट कितना आ गया, -5 आ गया। पर क्योंकि ये भी लॉस ही दे रखा है इसलिए माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। 5 की वैल्यू 120 आ गई, 24 गुना 18 का 24 गुना 432 हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार वस्तुओं को किसी निश्चित मुनाफा दर पे बेचता है। ध्यान से देखिएगा, यदि वह उसके 1/3 कीमत पर बेचता एक्चुअल एसपी के, तो उसे 40% की हानि होती। बात समझ रहे हैं? 40% की हानि होती का मतलब क्या है? उसे कितने पैसे मिल रहे होंगे? केवल 60%, अपनी चीज के केवल 60% पैसे मिल रहे होंगे जब वो 1 में बेचता है। जब वो 3 में बेचता है तो 1 की वैल्यू अगर 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 180% आ गई। 180% का मतलब समझते हैं? 100% तो सीपी हो गया और 80% फायदा हो गया, तो 80% प्रॉफिट, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, 80% प्रॉफिट आएगा या 180% नहीं आएगा भाई? 180% वैल्यू मिल रही है उसे, 100% तो उसकी वैल्यू थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है। मैं किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचता हूं कुछ मुनाफे पे। ठीक है, यदि मैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की 1/3 सेलिंग प्राइस पे बेचता हूं, ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 1/3 सेलिंग प्राइस पे, जितने में मैं यहां बेचता था उसकी 1/3 कीमत पर बेचता हूं, तो मुझे नुकसान हो जाता है 40% का। 40% का अगर नुकसान हो रहा है तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 60% मिलेगी। ठीक है, तो 60% सीपी का मुझे मिल रहा है 1 में बेचने पर। अगर मैं 3 यूनिट में बेचता तो 180% मिलता, यानी 100% प्लस 80%, 80% का मुनाफा हो जाता। 180% का मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जगह जगह मिल जाएंगे, पर बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हैं। चलिए मैं आपको ना 1 मिनट देता हूं पूरा, आपको ये बताना है इसमें और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है। रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल 2:3। रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल 2:3 सेम है। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इज 3:2। रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज 3:2। 2 क्वेश्चन में क्या फर्क है? यहां प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट का अनुपात है ये, और यहां प्रॉफिट और डिस्काउंट का अनुपात है। केवल इस बेसिस पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चे लैंग्वेज नहीं पढ़ते क्योंकि एक ही क्वेश्चन देखते हैं, पर है ये 2 क्वेश्चन, आपको बहुत सारी जगह मॉक टेस्ट में मिलेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ प्रॉफिट और डिस्काउंट है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट है। फर्क क्या पड़ेगा देखिए, आइए देख लेते हैं। एमपी और सीपी 3:2, ठीक है, एमपी और सीपी 3:2, प्रॉफिट और डिस्काउंट ये रहा। हमने एक चीज पढ़ी थी, एमपी में से अगर डिस्काउंट घटाते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, और सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो भी सेलिंग प्राइस आता है, यानी एमपी माइनस सीपी प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के
बराबर हो गया एमपी माइनस सीपी, ठीक है, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के बराबर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं इसमें। एमपी माइनस सीपी 1 यूनिट, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट 5, तो इसे 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 5 से गुणा करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, ये तो 2 और 3 ही रहेगा क्योंकि हमने ये सेम बनाया है। एमपी माइनस सीपी डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 2 का। कितने एमपी पर? 15 पर। 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6.66, 2/15 हो गया 13.33%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन करके जाना एग्जाम में जरूरी है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूं। दो बटा 15 कैसे? डिस्काउंट बटा एमपी क्यों किया? अरे भाई ये कोई पूछने वाली बात हुई? चलिए रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। एमपी और सीपी का रेशो आपके सामने है 3:2, बिल्कुल है। प्रॉफिट और डिस्काउंट का अनुपात आपके सामने है 3:2, ये भी दे रखा है। आपको क्या निकालना है? पहले देखिए डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं भाई? एमपी जितना है उस पर डिस्काउंट कितना है उसका रेशियो निकाल लेते हैं और परसेंट निकल जाता है, यानी डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। यही करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं। पर क्या यहाँ पर हमें डिस्काउंट पता है? नहीं पता, रेशियो पता है यहाँ पर हमें। फिर दिमाग में आता है एक कॉन्सेप्ट कि एमपी माइनस डिस्काउंट सीपी प्लस पी के बराबर होता है, एमपी माइनस सीपी डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। एमपी माइनस सीपी देखा 1 आया, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट देखा 5 आया। ठीक है, एमपी माइनस सीपी डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 था, ये 5 था, तो मैंने इसे 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया तो ये 10 हो गया, 5 से गुणा किया तो ये 15 हो गया। ठीक है, ये 15 आ गई एक्चुअल वैल्यू एमपी की, 10 आ गई एक्चुअल वैल्यू सीपी की, 2 आ गया डिस्काउंट और 3 आ गया प्रॉफिट। ये अब एक्चुअल आया है, पहले ये एक्चुअल नहीं था 3:2 3:2, क्योंकि ये इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने देखा 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर? 15 रुपए की चीज पर, तो आपने 13.33% आंसर मार्क लगा दिया। एक बच्चा कह रहा है एसपी बराबर तो बोला ही नहीं। अरे मेरे भाई, आप पहली क्लास से कहां थे? पहली क्लास से कहां थे मेरे भाई आप? पहली क्लास में ही ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको कि भाई सेलिंग प्राइस 2 तरीके से सेम हो सकता है, एमपी पे डिस्काउंट के बाद, सीपी पे प्रॉफिट के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्काउंट पर तो सीपी लेते हैं। अरे भाई किसने कह दिया आपसे? ये आपसे किसने कह दिया कि डिस्काउंट सीपी पे लेते हैं? कोई आदमी सीपी पे डिस्काउंट देता है क्या? आप मार्केट में जाते हैं, जो टैग लगा होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है। टैग एमपी होता है, टैग सीपी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं इसके। अगला पार्ट है ये आपके सामने। अभी पीछे तो हमने बहुत आराम से क्वेश्चन कर दिया कि ये इतना है। अब यहां पर क्या है? प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, इसका अनुपात है 3:2। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी
इनटू 100 नहीं लिखूंगा। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी। और इसी को अगर मैं लिखूं तो प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट एमपी बाय सीपी, ये बराबर है 3/2 के। एमपी बाय सीपी का रेशो अगर मैं यहां डालता हूं 3/2 है, तो 1:1 आ गया। यानी अब ये क्वेश्चन वापस वैसे ही कन्वर्ट हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। पर अगर यहाँ परसेंटेज लगा के दे दिया एग्जामिनर ने तो उस क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा। इससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकाले बिना आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आ गया होगा। अंतर समझ आ गया ना भाई दोनों क्वेश्चन में? वहां हमने P बाई डी डायरेक्ट लिया था, यहाँ P बाई डी हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ P% बाई D% है, उससे P बाई डी निकालेंगे। अब आगे वैसे ही करेंगे। इसका अंतर इसके योग के बराबर, इसका योग 2 है, इसका 1 है, 2 से गुणा किया तो ये 6 आ गया। और डिस्काउंट कितना है? 1 का 1/6 यानी 16.66। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। एसपी कहां दिया है मेरे भाई? एसपी कहां दिया है? अच्छा हिंदी में कह रहे हो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य नहीं। इंग्लिश में देख लेते ना यार, गलती हो गई होगी यहाँ पर। अंकित मूल्य है ना, क्रय मूल्य अंकित मूल्य। ठीक है, अब ठीक हो गया होगा भाई, है ना? बिल्कुल भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। एमपीसीपी का अनुपात है 3:2, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्काउंट का अनुपात दिया था 3:2। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि भाई एमपी और सीपी का जो अंतर है वो प्रॉफिट और डिस्काउंट के बराबर होगा, योग के। इसका अंतर था 1, इसका योग था 5, सेम कर दिया। जैसे रेशो सेम करते थे ये 15 आ गया, 15 पे 2 का डिस्काउंट। पर इस क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट डिस्काउंट के साथ परसेंटेज लगा दिया, तो इसका अनुपात दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी। इसे सॉल्व किया तो एमपी बाय सीपी आ गया। एमपी बाय सीपी की वैल्यू क्या दे रखी थी? 3 और 2, ये आ गई 3 और 2। 3/2 से 3/2 काटा, 1:1 आ गया। अब 1:1 के हिसाब से देखा, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाया। अब तो क्वेश्चन वापस वैसे ही बन गया। इसका अंतर इसके योग के बराबर, इसका योग है 2, इसका अंतर है 1, तो 2 से गुणा किया तो ये 6 आ गया। 6 का एमपी है, 1 का डिस्काउंट है, 1/6 कितना हो गया? 16.66%, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मेन बात पता है क्या है? कई बच्चे बहुत साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन मिल जाता है उन्हें। पर पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चन घूमते हैं, एक परसेंटेज के साथ, एक बिना परसेंटेज के। तो वो यही गड़बड़ कर देते हैं, परसेंटेज वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ कराए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। इसके ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन है मेरे पास इसके। आप क्वेश्चन पढ़िए इतने, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। एक दुकानदार, मान लेते मैं कोई दुकानदार हूं, तो मैं वस्तुओं की जो खरीद और बेच करता हूं ना, वो 500 रुपए से लेकर 999 तक मैं करता हूं। मतलब मैं खरीदूंगा और बेचूंगा वस्तुओं को 500 से लेकर 999 तक,
मैं ऐसी किसी कीमत पर खरीद और बेच नहीं सकता जिसमें 9 आता हो, या फिर जिसके अंकों का योग 13 हो, या फिर जो 13 का गुणा जो अधिकतम संभव लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है पेपर में, इसलिए मैंने क्लास में ये क्वेश्चन ले लिया। प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, हर बंदा जानता है, ठीक है। पर प्रॉफिट क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, जब बिके ज्यादा से ज्यादा में और खरीदे कम से कम में, है ना, तभी होता है ना। जब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब आपको चीज पड़ी कम से कम की और बेची आपने ज्यादा से ज्यादा की, ठीक है। सीपी मिनिमम और एसपी मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 500 रुपये हो सकती है, इसकी जगह मैंने 500 लिख दिया, ठीक है। 500 ना तो 9 से भाग होता है, ना 500 के अंकों का योग 13 है, ना 500 13 से भाग हो रहा है, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं। अब जब मैं बेचूंगा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम, तो 900 की रेंज में लेना पड़ेगा। मैं तो 999 में लेता, पर उसने बोला 9 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जब 9 नहीं आना चाहिए तो देखिए 900 से ऊपर वाली सारी संख्या कट गई, 890 से 900 वाली सारी कट गई, 889 इसमें भी 9 आ गया, 888 ये हो सकती है, कंफर्म नहीं है। चलिए 9 तो नहीं आ रहा, क्या इसके अंकों का योग 13 है, नहीं। क्या ये 13 से भाग हो रही है, 13 6 78 बचा 10, नहीं हो रही 13 से भाग। तो वो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ना तो इसमें 9 से भाग हो रहा है, ना इसके अंकों का योग 13 है, ना ये 13 से भाग हो रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मैं ले सकता हूं। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम आ गया ये, सीपी मिनिमम आ गया ये। फायदा कितने का हो गया, 388 रुपए का। कितनी चीज पर, 500 रुपए की चीज पर। तो कितना परसेंट आ गया, 77.6% आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एकदम क्लियर। देखिए अब पता है ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया कि पेपर में आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के गए, एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन नहीं दिया जो आम क्वेश्चन होता है, जो आप घर से पढ़ कर ही जाएंगे। उसने ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें दिमाग लग सके, ठीक है। चलिए, मेरा काम था आपको सिखाना, मैंने सिखा दिया, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ। चलिए, कंपनी सी 25 वस्तुएं बेचती है औसतन 1200 की कीमत पर। मेरी कंपनी है, मैं 25 वस्तुएं बेचता हूं 1200 की औसतन कीमत पर। इफ नन ऑफ, यदि इनमें से कोई भी वस्तु
420 से कम में नहीं बेची जाती। 420 से कम में कोई वस्तु नहीं बेची जाएगी, ठीक है। और कुल 10 वस्तुएं 1000 रुपए से कम में बेची जाती हैं, तो सबसे महंगी वस्तु का संभावित विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे महंगी वस्तु का, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं 25 इंटू 1200 कितना हो गया? 30,000 रुपए हो गया टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। सबसे महंगी अगर मैं वस्तु लूं, कॉस्टली, ठीक है, सबसे महंगी वस्तु जो है उसकी कीमत मान लेते हैं एक्स है, सबसे महंगी, ठीक है। सबसे महंगी जो वस्तु है, कॉस्टलीएस्ट, उसकी कीमत है मान लेते हैं एक्स रुपीस। ये सबसे महंगी कब हो सकती है? जब बाद वाली जो वस्तु है उनकी कीमत हम कम से कम लें। अब वो एक बात बोलता है कि 420 से कम में कोई वस्तु नहीं बेच सकते आप, तो मैं ये देखूंगा कि भाई 420 से कम में अगर मैं नहीं बेच सकता तो 420 में कितनी बेच सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? 420 में मैं कितनी बेच सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? मेरा बस चले तो बाकी सारी 420 में बेच दूं, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है ना वो, तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी ये सबसे बड़ी आएगी। देखिए ये कांस्टेंट है, 30,000 ही रहना है। ये वैल्यू बड़ी से बड़ी कब आएगी? जब आगे जुड़ने वाली वैल्यू छोटी से छोटी आएगी। टोटल वस्तुएं कितनी है? 25, एक मैंने निकाल दी, बची 24। मेरा बस चले तो 420 में 24 बेच दूं, पर क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा। वो बोलता है केवल 10 प्रोडक्ट जो है आप 1000 से कम में बेच सकते हैं, यानी 420 में मैं कितने बेच सकता हूं? केवल 10 वस्तुएं, ठीक है, केवल 10 वस्तुएं मैं 420 में बेच सकता हूं, ठीक है। तो अब कितनी बची? अब 14 वस्तुएं बची अभी भी। अब बची भी 14 वस्तु को मैं कम से कम कितने में बेच सकता हूं? ये बोलता है कि 1000 से कम तो केवल 10 बेच सकते हैं, तो उसके बाद मिनिमम वैल्यू कौन सी बची? 1000 बची ना। अगर मैं 1000 में बेच देता हूं बाकी सबको, तो 14,000, 4200, 18,200 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 11,800 आ गई। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसमें से घटाता हूं, 11,800 आ गई। तो जो सबसे महंगी वस्तु मैंने बेची होगी उसकी कीमत 11,800 रुपए रही होगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एक बार दोबारा से देखिए, वो केवल समझने वाले हैं। आप इनमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है आपको बस। एक बार दोबारा से देखिए, मैं एक ब्लैंक पेपर लेता हूं, $30,000 में मेरे को 25 वस्तु बेचनी है, ठीक है। बात समझना, जो सबसे महंगी थी इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी से बड़ी कब होगी? जब आगे आने वाली सभी वस्तुओं की वैल्यू छोटी से छोटी होगी, है ना। टोटल तो सेम है ना आपका 30,000। एक अगर आ गई, बची कितनी? 24 वस्तुएं बची हैं। अब मैं कंडीशन पढ़ता हूं,
वो बोल रहा है कोई भी वस्तु आप 420 से कम में नहीं बेच सकते, कम से कम 420 में तो बेचनी पड़ेगी। फिर मेरे दिमाग में आया यार 420 में तो 420 इंटू 24 लिख दूं, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर उसने क्या बोला, वो बोल रहा है कि 1000 से कम में आप केवल 10 वस्तुएं बेच सकते हैं। तो मैंने देखा यार 1000 से कम में अगर 10 वस्तुएं बेच सकता हूं तो मैं 24 तो नहीं ले सकता, ये मुझे 10 लेनी पड़ेगी। और बची हुई 14 जो है वो मेरे को किसी अलग कीमत पर बेचनी पड़ेगी। और वो अलग कम से कम कीमत क्या हो सकती है, वो 1000 हो सकती है। ठीक है, अगर मैं 1000 लिखूंगा तो ये वैल्यू छोटी से छोटी आएगी, क्योंकि 1000 से कम में आप ये बेच सकते हैं 10 वस्तुएं, बाकी बची हुई 14 को अगर 1000 में भी बेच दें तो भी टोटल इसका कम से कम आएगा। तो 14,420 यानी 18,200 हो गया, ये एक्स की हाईएस्ट वैल्यू हो गई। वो टोटल बराबर है 30,000 के। तो एक्स हाईएस्ट कितना आ गया, ये आ गया आपका 11,800 रुपये। ठीक है जी, बात हो गई खत्म। इतने में बात खत्म हो जाती है। 14 की जगह 15 कैसे होगा मेरे भाई, 25 वस्तुएं केवल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है, देखिए इन क्वेश्चनों में बात है। और ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, पर पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बदलाव के लिए तैयार रहिए। ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसे होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे, पर जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने 37.5% की छूट देने के बाद चावल को इतने परसेंट लाभ पर बेचा। 37.5% की छूट का मतलब है 62.5% एमपी का। 37.5% छूट मिलेगी किस पे, एमपी पे। तो 62.5% एमपी का किसके बराबर हो गया, 25% लाभ यानी 125% सीपी के। 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, ध्यान है वही किया है मैंने। 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, तो 62.5% एमपी का 125% सीपी के बराबर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यदि उसने इतने की छूट दी होती, इतने की छूट का मतलब क्या है, 100 में से ये घटाता हूं 58.33% एमपी का, तो कितना लाभ या हानि होता। 100 में से अगर मैंने ये घटाया तो इतने परसेंट बचा, तो इतने परसेंट एमपी का कितने के बराबर होगा, यदि इतने परसेंट एमपी का इसके बराबर है। इसका दुगना नजर आ रहा है, इसका भी मैं दुगना नजर कर लेता हूं यहां पर, तो 116.66 हो गया। ठीक है, तो फायदा कितने का हो गया, 16.66% का। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। इसके बाद एक और मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पे लेके आने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आज तो। आगे आगे देखिए भाई क्या क्या मजा आने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बोला था
कहीं पर भी ऐसा होना कि इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भी, तो वहां MP बाय CP का रेशियो निकल जाता है 100 माइनस डी अपॉन 100 माइनस पी, 100 प्लस पी। बड़ी वैल्यू MP के सामने आ जाती है, छोटी वैल्यू CP के सामने आ जाती है। मैंने हमेशा ये बताया आपको। यहां पर भी मैं कर लेता वही चीज, 100 माइनस डी, 100 प्लस पी। अब 62.5% MP का बराबर है 125% CP के, पर अब डिस्काउंट वो बोलता है इतना दे देता मैं, तो 100 माइनस डी कितना आया, इतना। तो मैंने ये देखा इतने परसेंट MP की वैल्यू इसके बराबर है, तो इतने परसेंट MP की वैल्यू इसके बराबर आएगी, इसका दुगना। फायदा कितना हो रहा है, जो एक्स्ट्रा लिखा है 100 के अलावा, वो मेरा फायदा हो गया। आपने आज ही ज्वाइन किया है, कोई नहीं भाई, आज ही ज्वाइन किया है तो समझते रहिए बस, है ना। शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन 4, ठीक है, और पर वीक 120x, एक सेकेंड देख लेता हूं मैं, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। हिंदी में भी मैं करेक्ट कर देता हूं, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ। कितने बच्चे ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं इस तरीके का, जल्दी से बताइए। कितने बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं? भाई करते जाइए साथ साथ, सब आसान हो जाएगा। पहली बार देख रहे हैं? चलिए आइए देख लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्लास में इसलिए कराया जा रहा है, ये आने वाला बदलाव है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा पे आधारित है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ रखा होगा, बहुतों ने नहीं भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा मिनिमा का। हालांकि मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कोशिश यही करूंगा बिना उसको डिस्कस करे यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। कोई नीट वीट लेवल का नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बस, बात समझिए। कोई भी नया बदलाव होता है ना, वो हमें शुरुआत में बहुत मुश्किल सा लगता है क्या आ गया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ये पाती है कि वह प्रति सप्ताह X टीवी P प्रति टीवी की दर से बेच सकती है, और P की वैल्यू ये है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर मेरे को निकालना है, पीच नहीं है ये पीच लिखा है, P ईच है, ठीक है, PX आ गया। मैं हर हफ्ता X टीवी बेच सकता हूं, प्रत्येक को P में। पहली लाइन ये बोल रहा है, मैं हर हफ्ता X टीवी बेच सकता हूं, प्रत्येक को P में। तो X टीवी है, P है, तो इतना सेलिंग प्राइस आ गया। P की अगर मैं वैल्यू डालता हूं, 2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स, 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका, ठीक है। यह आपका सेलिंग प्राइस आ गया, बात समझना। ये सेलिंग प्राइस आया। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टीवी ये दे रखा है। ये प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी में सीपी घटाता हूं 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक वही मामूली सा कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, अभी तक कोई हड़बड़ आर्ट नहीं करी हमने देखा एसपी कितना आ रहा है, हमने देखा सीपी कितना दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है। ये मेरा प्रॉफिट का फंक्शन आ गया। इस चीज को अब मेरे को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, कि ये मैक्सिमाइज करना है और बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब मैं आगे जा रहा हूं। पहले बताइए यहां तक कितने लोगों को बात क्लियर है, फिर मैं अगले पेज पे जाऊंगा। भाई सीजीएल का क्या सारे एग्जाम हो जाएंगे इससे। यहां तक कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए प्रॉफिट आ गया आपका 80x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, पी मैक्स। हम ये भी बोल सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करके। मैं यहां पर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपको ना पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो कैसे बनाते हैं देखिए, कभी भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मिडल टर्म होती है एक्स वाली, उसको 2 से भाग करके उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और उसका स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है। और ऐसा जब करते हैं जब यहां पर 1 होता है, ठीक है। और फिर आप इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ये बन जाता है, प्लस ये नंबर्स को जोड़ के ये एक अलग स्क्वायर बन जाता है। इसमें मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर भी ये करता हूं, यहां देखता हूं 80x, 80 को 2 से भाग किया 40, 40 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, 40 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं 40 का स्क्वायर यहां लेता हूं तो 16 आ गया, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 40 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। कभी भी द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की है, यहां पर 1 होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, तो जिसके साथ x आ रहा है उसे 2 से भाग करिए, उसका स्क्वायर ऐड करिए, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ गया। आप अलजेब्रा का मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, बात एक ही है, ठीक है। मैंने इसे करा, मैंने 40 का स्क्वायर यहां ले लिया, माइनस इसमें था, माइनस इसमें था, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 80x होता तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाता, ये प्रॉफिट आ गया। यानी इसी को मैंने ऐसे लिख सकता हूं। अब प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, और ये वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो मिनिमम वैल्यू ये 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 कब होगी, x इक्वल टू 40 के लिए, तो x की वैल्यू 40 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 1600 रुपए आ जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है 1600 रुपए का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितने वस्तु बेचने पर आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो 40 आ गई, ठीक है। कि ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी जब x की वैल्यू 40 होगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
कितनी वस्तुएं बेचने पर होगा, 40 वस्तुएं बेचने पर होगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? डिफरेंशिएशन तक तो जाना नहीं है, ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। हौसला नहीं तोड़ना है भाई बिल्कुल भी। चलिए आ गया समझ। क्वेश्चन लीव नहीं करना है, बिल्कुल लीव नहीं करना है। ये तो आने वाला फ्यूचर है, इसे लीव करने की सोच से जाएंगे तो कैसे पेपर क्लियर करेंगे? ध्यान से देखिए, वो बोलता है एक व्यक्ति एक्स वस्तु प्रति सप्ताह बेचता है और प्रत्येक को पी रुपए में बेचता है। तो P इंटू एक्स सेलिंग प्राइस हो गया, P की मैंने वैल्यू डाली, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आ गया। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, SP माइनस CP, ये आ गया। ठीक है, ये P की वैल्यू हो गई 80x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व करने के लिए हमें इतना वक्त लग गया। अगर आपने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम मिनिमा कब होता है? x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। माइनस बी यानी माइनस 80, 2a यानी a की जगह -1, तो 40 पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप 40 रखते हैं तो सीधा 40 इसमें भी रख सकते हैं, तो ये 1600 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मैं अलजेब्रा में पढ़ाता हूं, जिन्होंने अलजेब्रा में से पढ़ रखा है वो तो ये समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको दिक्कत हो सकती है। उनके लिए मैंने ये सॉल्यूशन रखा था कि भाई ये अगर है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x वाली टर्म को 2 से भाग करते हैं, उसका स्क्वायर जोड़ते हैं, घटाते हैं। जब आपने ऐसा किया तो 40 का स्क्वायर अलग से बच गया, माइनस कॉमन लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 80x बचा, इसको आपने ऐसे लिख दिया। अब सोचने वाली बात है ना, जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे पेपर क्लियर नहीं होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कब होगा? जब माइनस वाली वैल्यू माइनस के बाद वाली कम से कम होगी। क्या ये नेगेटिव में हो सकती है? क्योंकि नेगेटिव में हो जाए तो जुड़ जाएगा इसमें और बढ़ जाएगा, नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, स्क्वायर है। क्या ये जीरो हो सकती है? जी हाँ, जीरो हो सकती है। कब? जब एक्स की वैल्यू 40 हो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1600। 1600 आंसर हो गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। शुक्रिया भाई। देखिए तबीयत अभी थोड़ा हल्का ही चल रहा है, फ्राइडे से ऐसे ही चल रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आज मंडे हो गया, थोड़ा सा फ्लो उतना नहीं आ पा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु जो 800 रुपये लगी हुई थी उस पे 2 डिस्काउंट दिए गए, 25% और 15% के। जो खरीदार है उसने क्या सोचा कि वो 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% फायदे पर बेचेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 800 रुपए की चीज थी, 25% की छूट मिल गई, यानी 200 रुपए की, 600 में बेचता मैं। फिर 15% की छूट मिल गई, यानी 90 रुपए की, 510 में बेच दिया। ये क्या है? मेरा सीपी है, मेरे को इतने की पड़ी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यदि मैं ये चाहता हूं कि 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 100 माइनस डी, 100 प्लस पी, तो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, 4:3 आ जाएगा। और 3 की वैल्यू कितनी है?
510 है, 4 की कितनी आ जाएगी 680 आ जाएगी, 17 गुना, या 17 का मल्टीपल देख के भी मैं आंसर मार्क कर सकता था। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अलग है, इसका यूज किया फिर इस वाली इंफॉर्मेशन के अंदर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस तरीके के काफी क्वेश्चन आते हैं। आप बाजार गए, आपने पहली दुकान पे इस रेट के हिसाब से संतरे खरीदे, 60 रुपए में 20 के हिसाब से। आप दूसरी दुकान में घुसे, आपने 60 रुपए में 30 के हिसाब से संतरे खरीदे, पर संतरे आपने दोनों ही दुकानों से बराबर मात्रा में खरीदे। जितने पहली दुकान से खरीदे थे, दूसरी दुकान से भी आपने उतने ही संतरे खरीदे, क्वांटिटी सेम। फिर आपने सबको मिलाया और आपने 60 रुपए के 25 के हिसाब से संतरे बेच दिए। आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। ठीक है, सीपी हमेशा भाई कम आएगा, एमपी ज्यादा आएगा, समझ रहे हो बात। अब ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बात समझिए। 20, 30 और 25 इस हिसाब से वो चीजें खरीद और बेच रहा है। क्वांटिटी सेम है, ऐसा नंबर देखिए जो 20, 25, 30 से भाग हो जाए। मेरे दिमाग में आता है एलसीएम 300। ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया एलसीएम 300। अब बात समझना, ये दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं इसे। अब मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं आगे, अब मैं देखूंगा। मैं पहली दुकान से अगर 300 संतरे खरीदता, इसके 15 गुना, तो इसका 15 गुना कितना हो गया 900 रुपए। पहली दुकान से 900 रुपए के खरीदता, दूसरी दुकान से 30 का 300 कितना है 10 गुना 600 रुपए। तो 1500 रुपए के तो मैं खरीद लेता, खरीद पड़ी मेरी 1500 रुपए की। कितने संतरों की, 300 पहले दुकान से, 300 दूसरी दुकान से, 600 संतरों की। ठीक है, अब 600 संतरे अगर मैं बेचता तो किस हिसाब से बेचता, 25 को किससे गुणा करूं कि 600 आ जाए 24। ठीक है, 25 को आप किससे गुणा करेंगे कि 600 आ जाए, 24 से गुणा करेंगे। तो 24 से मैं इसे गुणा करता हूं, 24 6 144, तो ये 1440 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं यार 600 क्यों लिए। मेरे भाई, जब आपने पहली दुकान से 300 संतरे लिए हैं, जब आपने दूसरी दुकान से 300 संतरे लिए हैं, जब 600 संतरे आपने लिए तो बेचेंगे भी तो 600 ही ना, तो प्रॉफिट लॉस उसके हिसाब से निकालेंगे। तो मैं देखता हूं 1500 की चीज पर 60 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कितना आ गया 4% लॉस। ये आपका आंसर हो गया, 4% की हानि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। एक बच्चा कह रहा है 60 अगर सेम नहीं रहता, 60 सेम रहे ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ रहा उससे। एक बार दोबारा से देखिए भाई, ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए दोबारा से, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, चीज बहुत आसान है।
आप पहली दुकान में जाते हैं, कुछ संतरे खरीदते हैं किसी भाव से, मैंने बोला किसी भाव से, ठीक है, वो भाव XYZ कुछ भी हो सकता है, XYZ के XYZ। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैंने दूसरी दुकान पे जाके भी उतने ही संतरे खरीदे जितने पहली दुकान से खरीदे थे। यहां पर भाव कुछ अलग था। अब मैं घर लाया तो मैंने सारे मिला दिए, ठीक है। सारे मिलाने के बाद मैं इन्हें बेचता हूं। अब जब मैं इन्हें बेचता हूं तो मेरे को ये बताना मेरे को कितने % का लाभ या हानि होगी। मैंने आपको बताया आप क्या करिए, केवल ये देखिए पहली दुकान से कितने संतरे का भाव क्या था, दूसरी दुकान से क्या था, केवल क्वांटिटी पे नजर मारिए, 20, 30 और 25। एक नंबर ले लीजिए ऐसा जो 20, 30, 25 से भाग हो। आप ये मानिए कि उतने संतरे आपने किसी भी दुकान से खरीदे, एलसीएम आ गया 300। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई पहली दुकान से मैंने 300 संतरे खरीदे, 300 संतरे कितने के आएंगे, इसका 15 गुना है, 900 रुपए के। इसका 10 गुना है तो 600 रुपए। मुझे समझ आ गया 1500 रुपए के 600 संतरे लेकर आया हूं मैं, ठीक है। बेचने का रेट क्या है, 60 रुपए के 25। 600 का मतलब क्या हो गया, इंटू 24 करता हूं तो मैं कितने के बेच रहा हूं, 1440 के। ठीक है, कितने का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है 60 रुपए का, तो 4% का नुकसान आंसर हो गया, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ठीक है। राधे राधे भाई, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए इसे जितना प्रैक्टिकल रखेंगे ना उतना बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया, इंटू 24 या 600 बनाना है, 600 बटे 25 करेंगे अपने आप ही 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना भाई, कोई नहीं लगाना यार, इसे सिंपल रखिए, सिंपल रखिए इसे। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे। एनर्जी लेवल उतना नहीं था मेरा क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा गला खराब है, फ्राइडे से ही गला खराब है, ठीक है, बेड रेस्ट पे ही हूँ तब से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।